राजनीति में रहना, महत्वाकांक्षा होना स्वाभाविक है, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा इस स्तर की है कि इस जो मध्य प्रदेश में जो घटनाक्रम हुआ उसे अगर 1857 से जोड़ दिया जाए तो कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि उस समय भी घटनाक्रम वही हुआ रानी झांसी के साथ। तो मैं समझता हूं कि लोग उस समय अच्छी खासी सरकार चल रही थी। पान सिंह तोमर के बारे में मैं आपसे समझने की कोशिश करना चाहता हूं। पान सिंह तोमर को अगर एक लाइन में कहेंगे तो रविंद्र सिंह क्या कहेंगे, उनके पोते क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट कह दूं, हम सब एक परिवार के ही लोग हैं। दादाजी के बारे में कहेंगे, पान सिंह जी के बारे में जी, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो बहुत बड़े धावक थे। दुनिया के 17 देशों में उन्होंने मेडल जीते, वो आज भी रखे हुए। बागी अन्याय के खिलाफ और चंबल की ऐसी तासीर है कि अगर हम पूरा इतिहास उठा लें, पान सिंह जी से लेकर के और बिस्मिल जी तक जोड़ दें उसको जी, आजादी आंदोलन में 7.5 लाख से भी ज्यादा लोग शहीद हो गए। कि आपने ये फिल्म देखी होगी धुरंधर, इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा है। फिल्म देखी आपने? नहीं देखी? धुरंधर मैंने नहीं देखी। अभी नहीं देखी, लेकिन फिल्म आप देखिएगा। और उसमें एक डकैत है, रहमान डकैत, जिसके कैरेक्टर की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। तो आपको क्या ये लगा क्या कि इस वक्त फिल्म बहुत ज्यादा चर्चा में धुरंधर, और इसीलिए इस वक्त माहौल बना लीजिए और हम पान सिंह तोमर के पोते हैं, चर्चा में आ जाएंगे और पूरा देश जानने लगेगा? मेरा निवेदन ये है कि मुझे कोई जानने ये पहचानने है की- क्या, एक स्ट्रेटेजी है क्या? नहीं, क्योंकि नहीं, आप माइंडेड विधायक तो रहे हैं। जानने पहचानने की कोई लालसा नहीं है। हाँ। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। देश के लिए अगर किसी ने लूट करी, डकैती डाली, तो वो नाम है राम प्रसाद बिस्मिल, जो हमारे तोमर वंश से हैं। चंबल में कभी कोई डाकू बदमाश नहीं हुआ और हमारे दादाजी भी डाकू बदमाश नहीं थे। अन्याय के खिलाफ बगावत करने वाले बागी हुए। हमारा 1100 वर्ष पहले शासन था दिल्ली में, महाराजा नंगपाल सिंह तोमर यहाँ के राजा थे। हमारा शासन हस्तिनापुर में था। हम दुनिया के शासक थे। जापान, जर्मनी, इटली, अमेरिका सब जगह हमारे शासन में था। और मैं बता दूं आपको, हिंदुस्तान की पहचान ही हमारे वंश से है। लेकिन मैं एक निवेदन कर रहा हूं चैनल के माध्यम से कि आप सबसे पहले डाकू बदमाश कहना बंद करें। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप केवल जो है बागी कहिए। नमस्कार, मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क का एक खास पॉडकास्ट। और इस खास पॉडकास्ट में मेरे साथ जो मौजूद हैं वो एक खास शख्सियत मौजूद है, जो खुद अपने परिचय के लिए मोहताज नहीं है, लेकिन इन सब के बीच उनका एक परिचय एक बहुत अलग तरीके का है। नाम आपने भी सुना होगा उस फिल्म का, पान सिंह तोमर। साल 2012 में फिल्म रिलीज होती है और इस फिल्म की चर्चा सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी होती है। सेना के एक ऐसे एथलीट जो अपने संघर्ष के साथ, जो अपने साहस के साथ और जो अपने काम के साथ और एक खिलाड़ी के रूप में देश नहीं बल्कि दुनिया में अलग पहचान और अपना नाम कमाते हैं। लेकिन इन सब के बीच साल 2026 आते आते पान सिंह तोमर कहां पर हैं, कितने लोग उन्हें याद करते हैं, किसी से बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस वक्त जो मेरे साथ मौजूद हैं वो है उनके पोते, यानी कि पान सिंह तोमर के पोते रविंद्र सिंह, जो मध्य प्रदेश की दिमनी विधानसभा सीट से पूर्व विधायक हैं। पहले तो रविंद्र जी, बहुत स्वागत आपका भारत नमस्कार, एक्सप्रेस थैंक यू न्यूज नेटवर्क पर। आपका भी स्वागत। और सबसे पहले मैं परिचय क्या दूं आपका, मध्य प्रदेश की दिमनी विधानसभा का पूर्व विधायक आपको बताऊं और पान सिंह तोमर का पोता आपको कहूं, या ये भी कहूं कि चंबल की भीड़ों से एक ऐसे डकैत के आप पोते हैं जिनकी चर्चा बहुत ज्यादा होती है, क्या कहें? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अपने पुरखों को तो भुलाया नहीं जा सकता और जनता के दिल में है रविंद्र सिंह तोमर जनप्रतिनिधि बनने के बाद। दूसरी बात, मैं ये आपकी बात का थोड़ा सा ये निवेदन भी करूंगा और खंडन करूंगा कि चंबल में कभी कोई डाकू बदमाश नहीं हुआ और हमारे दादाजी भी डाकू बदमाश नहीं थे। अन्याय के खिलाफ बगावत करने वाले बागी हुए और चंबल के लोगों में ही ये क्षमता है कि अन्याय के खिलाफ बगावत करने की क्षमता अगर हिंदुस्तान में कहीं है तो वो चंबल माटी के लोगों में है। तो दादाजी डाकू बदमाश नहीं थे, वो बागी थे और हमें गर्व है इस बात पे कि उन्होंने बागी जीवन में कभी कोई अन्याय नहीं किया, कभी कोई माता बहन बेटी को नहीं सताया जी, कभी कोई अपमान नहीं किया और कोई अन्याय का ऐसा कार्य नहीं किया। तो हमें उस पर गर्व भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी, उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह जी और गृह मंत्री जी, उन दोनों ने विधानसभा के अंदर एक बात कही कि हमने चंबल के डाकू खत्म कर दिए। हमने वहां भी आपत्ति दर्ज कराई
और मैं निवेदन करना हूं भारत चैनल के माध्यम से कि हिंदुस्तान में किसी भी चैनल और किसी भी विधानसभा और लोकसभा के अंदर यदि डाकू बदमाश चंबल के लोगों को नवाजा जाता है तो वो चंबल के लोगों को अपमान होगा। रविंद्र जी, इसलिए बागी कहना तो ठीक है, इसके कई उदाहरण भी है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा आपको। रविंद्र जी, दूसरे सवाल पर आते हैं, क्योंकि पान सिंह तोमर किसी से नाम छिपा नहीं है। साल 2012 में जब ये फिल्म रिलीज होती है, सिर्फ देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में एक अलग तरीके से इस फिल्म को पहचान मिलती है। और आपके दादाजी रहे हैं वो, जाहिर है आपने तमाम कहानियां सुनी होंगी। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठता है इस फिल्म को लेकर कि पान सिंह तोमर एक ऐसे एथलीट जो सिर्फ और सिर्फ देश के नक्शे में नहीं बल्कि दुनिया के नक्शे में राज करते हैं, तिरंगे को फहराते हैं। आज आप कहां देख पा रहे हैं खुद को उनका पोता बताकर, या खुद की पहचान कम लगती है पूर्व विधायक की और इसीलिए उनका नाम आप आगे करना गर्व है, गर्व है इस बात पे भाई, अपने पुरखों का नाम थोड़ी भूला जाएगा। रहा सवाल ये कि आशीर्वाद तो पुरखों का मिलता ही है और वृंदावन बिहारी लाल की कृपा भी है हमारे अंश वंश पे, हम पर। और ये जो चंबल में अभी एक मिशन हमने खड़ा कर दिया, जो किसान नौजवान मंच सामाजिक संगठन के बैनर पे, उसी बैनर ने हमें एमएलए भी बनाया दिमनी में। और अभी वो संगठन इतना द्रुत गति से चल रहा है कि चंबल में प्रमुख रूप से हमने 5 मांगे रखी हैं जी। और उन 5 मांगों में पहली मांग तो हमने ये रखी है कि हमारे 21 जिले हैं तीनों राज्यों को मिला करके, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मैं आऊंगा उस पर, लेकिन सबसे पहले बात जिस बात पर और जिस विषय पर अपन चर्चा कर रहे हैं कि पान सिंह तोमर के साथ जिस तरीके से लोग कहते हैं कि एक अन्याय हुआ है और 2 बीघा जमीन, जिस बात का जिक्र बार बार होता है, और ये सब कुछ ऐसे क्योंकि एक एथलीट एक बहुत ऊपर तक जाने के बाद फिर चंबल की भीड़ों में वापस लौटना, ये पूरी कहानी बहुत कुछ कह रही है। और इस कहानी के अलग अलग पर्याय हैं। कुछ लोग कहानी को अलग तरीके से बयां करते हैं, कुछ लोग इसका पॉजिटिव बताते हैं। लेकिन पान सिंह तोमर के बारे में मैं आपसे समझने की कोशिश करना चाहता हूं। पान सिंह तोमर को अगर एक लाइन में कहेंगे तो रविंद्र सिंह क्या कहेंगे, उनके पोते क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट कह दूं, हम सब एक परिवार के ही लोग हैं। जो जमीन को लेकर के झगड़ा था हमारे परिवार के बीच में ही था वो, और उसमें वो बनते बनते वो परिस्थिति वहां तक बन गई। उसमें प्रशासनिक विफलता भी कहेंगे हम। उस समय बहुत कोशिश की प्रशासन से न्याय मांगने की, और वो न्याय नहीं मिला। जब न्याय नहीं मिला तो स्थिति यहाँ तक पहुँच गई। लेकिन हम दादाजी के बारे में कहेंगे, पान सिंह जी के बारे में जी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो बहुत बड़े धावक थे। दुनिया के 17 देशों में उन्होंने मेडल जीते, वो आज भी रखे हुए, और वो हम सबको गर्व भी है। चंबल के लोगों को उन पे गर्व है। ऐसा नहीं है कि उनका कोई अन्यायपूर्ण चेहरा था, वो न्यायप्रिय व्यक्ति थे। और हमेशा उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि जब वो छुट्टी गांव में आते थे, छुट्टी आते थे सेना से जी, तो पूरा गांव उनके स्वागत में खड़ा हो जाता था, कहते थे पान सिंह आ गए, पान सिंह आ गए। तो ये मतलब इस प्रकार से सूबेदार साहब, उनको पान सिंह भी कम वो लोग बोलते थे, सूबेदार साहब आ गए, सूबेदार के नाम से उनको ज्यादा लोग पुकारते थे। मैंने शुरुआत में क्योंकि जिस शब्द का इस्तेमाल किया था और जिस पर आपने आपत्ति भी जताई कि एक धावक बहुत अच्छे थे वो, और जाहिर है मैंने भी कहानियां सुनी, मैंने भी लोगों से बातचीत की वहाँ चंबल के, क्योंकि मैं खुद बुंदेलखंड से आता हूँ और बुंदेलखंड और चंबल का इलाका लगा हुआ है। लगा हुआ है। लेकिन रविंद्र जी, जिस बात का जिक्र आपने किया कि एक बहुत बेहतर धावक थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लोग ये भी कहते थे कि जब वो दौड़ते थे तो लोग हिल जाते थे गांव के। वो कहानी बताइए थोड़ा, और हमारे दर्शकों को भी समझाने की कोशिश करिएगा कि पान सिंह तोमर जो फिल्म में इमरान खान नजर आए पान सिंह तोमर की भूमिका में, और असली पान सिंह तोमर, इन दोनों में फर्क क्या है? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, लोग उत्सुक हैं। और एक ऐसी फिल्म है जो शायद मुझे नहीं लगता कि कई दशकों तक, कई पीढ़ियों तक, और ना जाने कितने वक्त तक इस फिल्म को याद किया जाएगा। स्वर्ण अक्षरों में पान सिंह तोमर फिल्म को रखा जाता है, याद किया जाता है। हर किसी की जुबान पर ही फिल्म होती है और सबसे बड़ा कैरेक्टर एक ही है, चर्चा, पान सिंह तोमर। तो रियल में और फिल्म में कितना अंतर था, कितना फैक्ट था? सच कहना यदि मुश्किल है तो नहीं, आप सच कहेंगे। सच कहना यदि मुश्किल है तो समझो हम भी बागी हैं। हाँ। सच कहना यदि मुश्किल है तो समझो हम भी बागी हैं। बागी अन्याय के खिलाफ, और चंबल की ऐसी तासीर है कि अगर हम पूरा इतिहास उठा लें पान सिंह जी से लेकर के
और बिस्मिल जी तक जोड़ दें उसको। जी। आजादी आंदोलन में 7.5 लाख से भी ज्यादा लोग शहीद हो गए। उसमें समीक्षा करो, सबसे बड़ी संख्या चंबल घाटी के लोगों की है। और भारत माँ की सीमा की सुरक्षा करते हुए लाखों नौजवान शहीद हो गए, लाखों माताओं की गोदियां सूनी हो गईं, लाखों बहनों के सिंदूर उजड़ गए, उसमें भी बड़ी संख्या चंबल घाटी की है। और आज भी सेना में कंधे पे बंदूक लिए हुए हमारे दादाजी पान सिंह जी की तरह कोई कंधे पे बंदूक लिए हुए भारत माँ की सुरक्षा कर रहा होगा तो उसमें भी बड़ी संख्या उस चंबल माटी की है। तब मैं कह रहा हूं, कायरों को झाड़ती लताड़ें देशद्रोहियों को, कायरों को झाड़ती लताड़ें देशद्रोहियों को, वीर उपजावती हैं चंबल की घाटियां, देश को विदेशी कोई गीदड़ निहारता तो सिंह सी दहाड़ती हैं चंबल की घाटियां। वो सिंह सरीखे नौजवान हैं हमारे, भारत माता की सुरक्षा में अपने प्राण दे दिए। सबसे ज्यादा चंबल घाटी में शहीदों के स्मारक बने हुए हैं, हर गांव में 2-4 बने हुए हैं। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। और अब जिस विषय पर मैं आना चाहता हूं कि पान सिंह तोमर एक एथलीट से देश नहीं विश्व में एक अलग तरीके का नाम रोशन करती है, लेकिन वहां से जब उनकी वापसी होती है चंबल की बीहड़ों में तो उनकी परिभाषा बदल जाती है, वो खुद को बदल लेते हैं और सिर्फ वो 2 बीघा जमीन जिसके लिए उन्होंने, लोग ऐसा कहते हैं कि वो न्याय पर बात कर रहे थे कि मैं न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूं, लेकिन एक एथलीट, एक धावक से लेकर और जो उन्हें डकैत कहा जाता है जिस पर आप आपत्ति जताते हैं, वहां का एक डिफरेंस क्या है? वो एक दौर क्या रहा? किसने बातचीत की फोन पर, किसने नहीं की, किसने फोन किया कि नहीं आप वापस आ जाइए? क्योंकि एक बहुत लंबा वक्त था वो, जब वो धावक बने, कई देशों में उन्होंने मेडल नाम किए और ये हर कोई जानता है, हर किसी की जुबान पर है। लेकिन वहां से लेकर जब चंबल के बीहड़ों में उनकी वापसी हुई तो उन्हें डकैत बता दिया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं कि बागी जो शब्द जुड़ा है, बागी अन्याय के खिलाफ। क्या है कि जब प्रशासन ने उनको न्याय नहीं दिया, वो प्रशासनिक अधिकारियों के पास, एसपी, कलेक्टर, अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के पुलिस थाने में कई बार उन्होंने जाने के बाद जब उनकी बात नहीं सुनी गई जी। और इसके बाद जो परिस्थिति बनी वो बगावत वाली, और बगावत कोई वो इसलिए नहीं थी, वो जब बात आती है चंबल में आनवान शान की तो लोग वहां बगावत करते हैं। एक उदाहरण नहीं है, मैं आपको एग्जांपल दे दूं बागी कैसे और डाकू बदमाश में फर्क क्या है। अगर आपका, अब आप हमें 1 मिनट का समय देंगे, मैं आपको उदाहरण देता हूं। अंग्रेजों का जमाना था जी। एक डोंगर साहब बटुरी सिंह, नंदपुरा गांव है, शिकरवार ठाकुर थे वो और बागी थे वो। अंग्रेजी जमाने में उन पे उस समय 1 लाख रुपए का इनाम था कि जिंदा और मुर्दा उनको वापस लाना है और एक अंग्रेज अफसर को केवल इसी काम पे लगाया गया था। तब ये आगरा से लेके ग्वालियर तक राजघाट जो पड़ता है ना, ये आपका धौलपुर के पास जी, चंबल का, तो उस समय ऐसा बुजुर्ग लोग बताते, तब कोई यहाँ सड़क पक्की नहीं थी, ये कंक्रीट का रोड था। तो उन्होंने विचार किया कि हमें इस अंग्रेज अफसर को सबक सिखाना है जो डोंगर साहब बटुरी सिंह को जिंदा मुर्दा लाने के लिए ड्यूटी कर रहा है। तो राजघाट के आसपास वो उनके अपने जो सैनिक थे, साथी थे जी, उनसे कहा कि आप तो झाड़ी में थोड़ा सा छुपना। और जैसे वो गाड़ी आई अंग्रेज अफसर की, आगरा से चल के ग्वालियर के लिए जाते थे, पर डे जाता था वो, तो वो जैसे ही गाड़ी आई तो फटे पुराने कपड़े पहनकर डोंगर साहब बटुरी सिंह खड़े हो गए रोड पे और कहने लगे कि डोंगर साहब ने लूट लिया, डोंगर साहब ने लूट लिया। जैसे ये सुना उस अंग्रेज अफसर ने तो अपने संतरियों के साथ उतरा गाड़ी से और ये कहा किधर गया, तो उन्होंने उधर ही इशारा किया जिधर उनके साथी छुपे हुए थे। 20 कदम आगे चलने के बाद उन्हें सीटी बजा दी तो वो साथी खड़े हो गए। तो जो संतरी था उनका, जी, उस संतरी से कहा कि हैंड अप, हाथ खड़े करिए। तो उन्होंने अपनी बंदूकें फेंकी, संतरी ने उसके अधिकारी के साथ जो थे, और उस समय वो अधिकारी डोलने लगा, कांपने लगा और उन्होंने कहा कि ये डोंगर साहब बटुरी सिंह मिल गया जिसकी तलाश कर रहे थे आप जी, जिंदा और मुर्दा, इनाम 1 लाख रुपए का, जीतो। तो क्या कहता है वो अंग्रेज अफसर कि आज हमें जिंदा छोड़ देगा तो हम अपने देश वापस चला जाएगा। क्या कहा डोंगर साहब बटुरी सिंह ने कि 3 बार कहिए इसको, 3 बार दोहराइए। तो 3 बार दोहराया, आज हमें जिंदा छोड़ देगा तो हम अपने देश वापस चला जाएगा, आज हमें जिंदा छोड़ देगा तो हम अपने देश वापस चला जाएगा, आज हमें जिंदा छोड़ देगा तो हम देश वापस चला जाएगा। 1 सेकंड भी नहीं लगाया,
उस जानी दुश्मन को जो जिंदा और मुर्दा ढूंढ रहा था, उससे 1 सेकंड नहीं लगाया और जकात छोड़ दिया। तो वहां बात के ऊपर आदमी मरने मिटने को तैयार होता है चंबल का। और देशभक्ति, ईमानदारी, सच्चाई, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं चंबल घाटी का हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप मेरी बात मत मानिए। चंबल घाटी में जो भी अधिकारी कर्मचारी दूसरे जिलों से नौकरी करने आते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का इलाका हो, चाहे मध्य प्रदेश का इलाका हो या राजस्थान का, आने से पहले तो ये सोचते हैं कि हम ऐसी जगह जा रहे हैं, चंबल का तो बड़ा खौफ है। लेकिन जब वो आके वहां नौकरी करते हैं तो जाते हुए वो रोते हैं, ये कहते हैं इससे अच्छा क्षेत्र मुझे कहीं नहीं मिला। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अभी तत्कालीन जो तैनात है उनसे पूछ लो। तो क्षेत्र बहुत अच्छा है, लेकिन हमें विख्यात करना चाहिए भारत में, वहां हमें कुख्यात कर दिया गया। ये अन्याय जो चंबल के साथ हुआ है, उसके लिए मैं कह रहा हूं ना कि सच कहना यदि मुश्किल है तो समझो हम भी बागी हैं, तो समझो हम भी बागी हैं। क्योंकि हमें चंबल के लिए 2 चीजें हमारे दिमाग में हैं, रोजगार और विकास। उस क्षेत्र को मुख्य धारा से बहुत कटा हुआ है, वो क्षेत्र, उसको मुख्य धारा से जोड़ना रमन बहुत जी, आवश्यक मैं है। अगले विषय पर आता हूं, क्योंकि चंबल का आपने जिक्र किया, ग्वालियर चंबल का वो इलाका, चंबल की भीड़ों का वो इलाका, जहां पर हथियार अगर लोगों के साथ नहीं चलते हैं तो फिर चंबल की भूमिका, चंबल को लोग नहीं जानते हैं। अगर चंबल की परिभाषा है, अगर चंबल की कोई खूबी है, तो वो लोगों के साथ जब हथियार चलते हैं, जब लोगों का काफिला चलता है, चाहे फिर नेताओं का हो या जितने भी डकैत रहे उनके साथ, तो जाहिर है कि तमाम बंदूकें चलती थी। लेकिन आप विधायक रहे, दिमनी के पूर्व विधायक हैं, ये क्या है, ये हथियार का शौक क्या है चंबलों के अंदर, क्या देखिए है इसकी कहानी? देखिए एक ये वो शौक ऐसा है कि लोग बिना उसके, मतलब रात में 2 रोटी कम खाएंगे अगर हथियार उनके साथ नहीं है, वो और अगर दौर हथियार वो है तो 2 रोटी ज्यादा वो खाएंगे। दौर बहुत सही बात आप कह रहे हो दौर अभी भी है, मैं कि देखता हूँ नहीं, जितने विधायक सांसद वहां से हैं, मतलब एक शौक अलग नहीं, है मैं ये। आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि वो दौर बिल्कुल ठीक था कि हमारे यहाँ साइकिल पे भी अगर कोई बुजुर्ग जा रहा होता, पैदल भी जा रहा होता, तो उसके कंधे पे बंदूक बंदूक टंगी माउजर रहती टंगी थी, होती बिल्कुल। थी। लेकिन आज हमारा क्षेत्र जो मुख्य धारा से कटा हुआ है, बेरोजगारी के दंश को झेल रहा है, तो अब हमारे नौजवानों को बंदूक की आवश्यकता है, वो सिक्योरिटी की नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, रोजगार की तलाश में वो चाहते हैं कि अगर हमें एक बंदूक का लाइसेंस मिलेगा तो हम इससे नौकरी कर पाएंगे। ये स्थिति मैं आज वर्तमान की बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि रहने के बाद जो वस्तु स्थिति है वो आपके सामने रख रहा हूं। चैनल के माध्यम से पूरे देश और सब जगह ये हमारी आवाज जा रही है। तो चंबल के लोग स्वाभिमानी रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ने की क्षमता रखे। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि चंबल की कोई तारीफ कर रहा हूं, ये हकीकत है। महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी में युद्ध लड़ रहे थे तो आजादी आंदोलन से मैंने जोड़ा चंबल को, मैंने देश की सीमा की सुरक्षा से जोड़ा चंबल को, और ये सच्चाई भी है। और अब मैं कह रहा हूं कि सनातन कैसे बचा। आज दुनिया में जो सनातन का डंका चल रहा है ना भारत का, उसमें चंबल घाटी के लोगों की अहम भूमिका है। ठीक है। इसलिए जब 550 सवा 500 वर्ष पहले महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी में युद्ध लड़ रहे थे उन विदेशी आक्रांताओं से जो हमारे सनातन को समूल नष्ट करना चाहते थे, जी। उस समय चंबल से हजारों की तादाद में सैनिक यहां से लड़ने जाते थे। गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत भी वहीं से हुई और बागी जीवन जीना भी वहीं से शुरू किया। सनातन को बचाने में बड़ी भूमिका है चंबल के लोगों की। और हमारे तोमर घाट से तो 3 पीढ़ियां एक साथ, राजा राम साहब, भवानी सिंह जी तोमर और सालीवान तोमर, 3 पीढ़ियां एक साथ शहीद हो गई, जो आज भी रक्त तलाई के अंदर हल्दी घाटी से लगा हुआ रक्त तलाई है। हल्दी घाटी में तो कुछ समय युद्ध हुआ था, बाकी का युद्ध रक्त तलाई में हुआ। और उस समय वहां आज भी उनकी स्टैचू बनी हुई है, क्योंकि वो महाराणा प्रताप के रिश्तेदार थे और वो वहां लड़ने गए। और हम अनाथ हो गए चंबल के लोग, और हमें मिला क्या? बदनामी मिली। और मिलना चाहिए हमको रोजगार, विकास, उसको मुख्य धारा से काट दिया गया। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हम डाकू बदमाश नहीं हैं, ठीक है। हम अन्याय के खिलाफ बगावत करने वाले बागी हैं। रविंद्र जी, अब एक और विषय पर आते हैं, क्योंकि आपने जिस बात का जिक्र किया है कि हम वंशज हैं, हमारे पूर्वज हैं, और आशीर्वाद हम उनका हमेशा, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है। पान सिंह तोमर का जब आप लोग नाम लेते हैं तो क्या ऐसी ज़रूरत उनकी आन पड़ी कि साल 2012 में फिल्म रिलीज हुई, आप लोगों को भी एक अलग पहचान मिली, जाहिर है, लेकिन आज हम साल 2026 की ओर बढ़ रहे हैं,
और उसके साथ साथ जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं कि फिल्म ने आपके परिवार को एक पहचान दी, फिल्म ने एक देश को भी पहचान दी, फिल्म ने एक इंटरनेशनल स्तर पर भी एक अलग पहचान दी। लेकिन जो अब आपने राह पकड़ी है, एक जन आंदोलन की राह पकड़ी है, और आपका मंच है किसान आंदोलन, किसान नौजवान मंच। किसान नौजवान मंच। किसान नौजवान मंच जो आपका है, उसके माध्यम से आप चंबल को ये कह रहे हैं कि हम राज्य बनाना चाहते हैं, हमारी ये मांग है। तो पान सिंह तोमर का नाम का साथ लेकर अपना नाम जोड़ते हुए ऐसी क्या वजह आन पड़ी? आप बढ़िया थे, विधायक हैं, विधायक थे, विधायक रहे, वहां की समस्याएं उठाई एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, पूर्व जनप्रतिनिधि के तौर पर। देखिए, लेकिन राज्य बनाना, और वो भी पान सिंह तोमर के नाम के साथ जब आगे बढ़ रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? आप क्या करना चंबल चाहते में हैं? हमारे बड़े लोग गर्व करते हैं। चंबल में अगर किसी पिता के 4 पुत्र हैं और 2 पुत्र अगर उसके सेना में हैं, एक तहसीलदार हो जाए, तो आप पूछेंगे उनसे कि भाई क्या है? बोले 2 लड़के तो हमारे सेना में हैं, एक तहसीलदार और एक बागी है। तो आप बागी हैं? नहीं, सच कहना यदि मुश्किल है तो समझो हम भी बागी हैं। बगावत करना, मैं कह रहा हूं कि हमको विख्यात करना चाहिए चंबल के लोगों को। विख्यात की बजाय हमको कुख्यात कर दिया गया, क्योंकि शक्ति के खिलाफ हमेशा साजिश होती है। चंबल के लोग अपने आप में क्षमतावान हैं, देश के लिए बहुत उपयोगी हैं। भारत माता की सुरक्षा में योगदान, आजादी आंदोलन में बड़ा योगदान, सनातन को बचाने में योगदान। लेकिन अब वहां का नौजवान रोजगार की बात कर रहा है, विकास की बात कर रहा है, मुख्य धारा से जुड़ना चाहता, और हमें जो कुख्यात किया गया जी। हमारा दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन है देशवासियों से कि हमें विख्यात करना है, कुख्यात नहीं करना है। क्योंकि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हिंदुस्तान के लोगों को अपना सर नीचा करना पड़े। बिस्मिल जी की बात करो अगर, तो उसी चंबल घाटी के हैं, और बिस्मिल जी ने जब काकोरी कांड किया, ट्रेन लूटी, पूरी दुनिया में कोई उदाहरण है कि अपने लिए तो लोग डकैती डालते हैं, लूट करते हैं, लेकिन देश के लिए अगर किसी ने लूट करी, डकैती डाली, तो वो नाम है राम प्रसाद बिस्मिल, जो हमारे तोमर वंश से हैं और उसी चंबल घाटी के हैं। और उन्होंने कहा, उन्हीं का नारा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये उन्हीं का नारा है। और मालूम है आपको कि जब उनको पकड़ा जो अंग्रेजी सेना ने, और पकड़ के जब उनको पेश किया मजिस्ट्रेट के सामने, तो उन्होंने क्या कहा कि आपने डकैती क्यों डाली? बोले भारत माँ को आजाद कराने के लिए। पूरी दुनिया में एक उदाहरण है कोई? दूसरी बात, जब उनको फांसी की सजा सुनाई गई, तो आखिरी समय में अंतिम इच्छा कैदी की जानी जाती है, तो अंतिम इच्छा में उनसे वो कवि भी थे एक साथ। ये बड़ा अद्भुत संगम कि वो कवि और बहादुर, अद्भुत संगम। तो उनसे पूछा कि अंतिम इच्छा क्या है तुम्हारी? तो अंतिम इच्छा में उन्होंने एक पत्र लिखा और ये कहा, जो उनका हरकारा था, जो दूत आया था, उससे कहा कि ये भारत माँ के चरणों में रख देना। और ये क्या लिखा उसमें? देश दृष्टि में माता के चरणों का अनुरागी था, देश दृष्टि में माता के चरणों का अनुरागी था, माता पे मरने वालों की नजरों में त्यागी था, निरंकुशों के विचार से था तो बस बागी था, जा रहा हूं मात्र यही बार भारत में फिर जन्म धरूं, और स्वतंत्रता के लिए एक बार नहीं जननी 100 बार मरूं। ये वो चंबल के लोग हैं, ये चंबल की तासीर है। रविंद्र जी, आप अपना फॉर्मूला बताइए, क्योंकि एक तरफ अलग अलग राज्यों की मांग अगर लोग करने लगेंगे 10-10, 20-20 जिलों का, तो कैसे चलेगा, कैसे परमिशन मिलेगी? देखिए, केंद्र सरकार का एक अलग फरमान रहता है, एक अलग योजना रहती है, और उस नियम कायदों को फॉलो करते हैं लंबे वक्त से लोग जो संघर्ष करते हैं, कई साल बीत जाते हैं, तब राज्य का एक दर्जा मिलता है। देखिए ये लेकिन आप कह रहे हैं कि ग्वालियर चंबल को राज्य बना दिया जाए, उसमें बुंदेलखंड के तमाम जिलों को शामिल कर लिया जाए, चाहे फिर उत्तर प्रदेश का इलाका हो, मध्य प्रदेश का इलाका हो, राजस्थान की भी आप बात कर रहे हैं, ये कैसे संभव है? देखिए, इसलिए तो पॉसिबल ही नहीं है। एक तरफ बुंदेलखंड के लोग कह रहे हैं हम बुंदेलखंड बनाएंगे, नहीं, मैं बताता हूं, कई दशकों से बातचीत चल रही है, मैं आपकी बात पर कैसे भरोसा करूं, कैसे स्वीकार करूं? लोग आपके इस जो आपका एक अलग तरीके का मैनिफेस्टो हमें से कहेंगे और एक अलग तरीके का विषय है, लोगों को कैसे भरोसा आप दिला पाएंगे? देखिए, बच्चा जब तक रोता नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। मैंने विधानसभा में प्रश्न उठाया, कई बार कहा कि हमारे चंबल के घाट खोल दिए जाएं। बुंदेलखंड वाले कहते हैं हमारा राज्य बना दो। मेरी बात, मैं तो जो कह रहा हूं मेरा निवेदन सुनियो। सरकार के ध्यान में ये चीज है कि छोटे राज्यों से विकास संभव है, और ये कोई नया उदाहरण नहीं है कि चंबल राज्य बन जाएगा। इससे पहले उत्तराखंड राज्य बना, छत्तीसगढ़ राज्य बना 23 जिलों पे, उत्तराखंड 13 जिलों पे,
झारखंड 15 जिलों पे, हरियाणा 22 जिलों पे, और आबादी उत्तराखंड की है 3.25 करोड़। हम चंबल की आबादी गिन के दे रहे हैं आपको, 6 करोड़ की आबादी है, 38,000 वर्ग किलोमीटर एरिया है। हम चंबल की बात क्यों कर रहे हैं कि चंबल अपने आप में बड़ा नाम है। फॉर्मूला दूसरा क्या मेरा है? फॉर्मूला है, उसमें फॉर्मूला वो वृंदावन बिहारी लाल की कृपा से, प्रेरणा से ये हो रहा है, उन्हीं की कृपा से हो रहा है। क्योंकि वो गैया चराने गौएं चराने आते थे, ग्वालियर चंबल का जो गोहद इलाका है, जो गौओं की हद है जी। और उस धरती के लोग आज परेशान हैं, और हम ब्रज में रह करके खुश हैं उस चंबल की धरती पे। सूरदास जी ने लिखा है, मानस हो तो वही रसखान ने, मानस हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरी होने तो नंद की धेनु मजारन, और जो खग हो तो बसेरा करो, मिल काल इंद्र कूल कदम्ब की डारन, और पाहन हो तो वही गिर के कर धरयो छत्र पुरंदर कहाँ कारण। से सीखते ये हैं? धरती बड़ी पावन धरती है, जहां लाखों की तादाद में उस चंबल घाटी में जो आसपास की नदियों को जोड़ दीजिए, उसमें आसन, क्वारी, सिंध, कूनो, बनास, खारी, उटंगन, पुरा, अनैया, अरंद, पाणो, सेंगर, ऐसी सैकड़ों नदियां, बेतवा, इन नदियों के बेहद हजारों लाखों हेक्टेयर जमीन बेकार पड़ी है। 38,000 वर्ग किलोमीटर एरिया है। उस 38,000 वर्ग किलोमीटर एरिया को मैं क्यों कह रहा हूं? 7 जिले उत्तर प्रदेश के, 7 जिले मध्य प्रदेश के, 7 जिले राजस्थान 7 के। तो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के हैं। मैं तर्क दे रहा हूं आपको, बुंदेलखंड के कितने मैं तर्क दे रहा हूं। बुंदेलखंड तो बहुत बड़ा है, उसमें तो 19 सीटें 14 हैं, जिले हैं। 14 जिले हैं। 7 जिले मैं एमपी के हैं और मैं 7 जिले मैं यूपी के हैं। मैं केवल बात कर रहा हूं जिसकी ललितपुर जो सराउंडिंग है, ललितपुर, झांसी, जालौन, औरैया, इटावा, आगरा, फिरोजाबाद और मथुरा, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया और आपका शिवपुरी, दतिया, और आ जाओ राजस्थान में तो धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, बूंदी और कोटा। मेरा निवेदन यह है कि उत्तर प्रदेश के जिन जिलों का मैंने नाम गिनाया, उनकी रिश्तेदारी बलिया और गोरखपुर में नहीं है, क्योंकि हम लोग रोटी बेटी के संबंध है आपस में। चंबल का एक जैसा कल्चर है, एक जैसी संस्कृति है। अच्छा, आप इस पर भी काम करते हैं? या दूसरी बात और है कि मध्य प्रदेश में आ जाओ तो मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उनकी रिश्तेदारी झांसी में होगी, ललितपुर में होगी, जालौन में होगी, औरैया में होगी, इटावा में होगी, आगरा में होगी। ठीक है। आपस में कनेक्ट है। धौलपुर में होगी, भरतपुर में होगी, करौली में होगी, सवाई माधोपुर, बारां, बूंदी और कोटा में होगी। लेकिन राजस्थान के इन लोगों की रिश्ते नातेदारियां, अब आप मुझे मेरा समझाइए। निवेदन 1 मिनट का और सुनिए, जैसलमेर और बाड़मेर में नहीं होगी। मध्य प्रदेश से राजधानी, हमारे भिंड, मुरैना से राजधानी की दूरी है 650 किलोमीटर भोपाल की। हमारे कितने पुरखा ऐसे चले गए दुनिया से जिन्होंने हम अपनी राजधानी के दर्शन नहीं किए होंगे। तो क्यों नहीं हमें 100-150 किलोमीटर के अंदर जोड़ा जाएगा ना। दूसरी बात, उत्तराखंड राज्य बन सकता है, झारखंड बन सकता है, छत्तीसगढ़ बन सकता है, पूरी तो बात चंबल राज्य भी बन सकता है। लेकिन मुझे आप ये बताइए रविंद्र जी, आप उसमें कुछ प्रमुख मुद्दे भी हैं, वो मैं बताना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि चंबल से जितना मैंने रिसर्च किया है, क्योंकि उस इलाके को मैं बहुत बारीकी से जानता हूँ, जी हाँ, और बुंदेलखंड की जो 7 जिले यूपी के हैं जो इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है, बिल्कुल, मध्य प्रदेश की 7 जिले बहुत ज्यादा चर्चा में है, और बुंदेलखंड वासियों का ये मानना है कि 14 जिले का एक राज्य बनाइए, बुंदेलखंड राज्य बनाइए, और उसमें कुछ भाग दूसरे जिलों का भी लीजिए और सम्मिलित कीजिए। लेकिन आपने महोबा छोड़ दिया, आपने बांदा छोड़ दिया, आपने झांसी भी शायद छोड़ दिया, मुझे लग रहा है। लेन लिया ना, झांसी लिया है, बांदा, महोबा, चित्रकूट, छतरपुर, पन्ना, इसका क्या होगा? लोग वहां पर आशावान है। इन जिलों को शामिल करके एक अलग राज्य बनाया जाए, उसकी एक पूरी रूपरेखा तैयार है, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। मैं बताता हूं, उस ब्लूप्रिंट को आप सीधे चुनौती दे रहे हैं, और अगर आप चुनौती दे रहे हैं तो उन लोगों के साथ आप क्या अन्याय नहीं कर रहे हैं? नहीं, या तो आप पूरे बुंदेलखंड को कोई चुनौती नहीं दे रहे। 6 भागों में उत्तर प्रदेश को बांटने की रणनीति बनाई गई थी, और उसमें कौन मना कर रहा है? छोटे राज्यों से विकास संभव होता है। जिला कई अभी सरकारें पीछे जो आई 2000 में उत्तर प्रदेश में कई नए जिले बने, मध्य प्रदेश में बने। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं किसी के लिए मना नहीं कर रहा हूं, जिसको जहां जो काम करना है वो स्वतंत्र है। भिंड वाले कहते हैं हमारा प्रदेश बना लेकिन मैं आपको निवेदन कर दूं, जनप्रतिनिधि रहने के बाद राज्य की मांग करने वाला पहला व्यक्ति है रविंद्र सिंह भड़ौसा, क्योंकि जनप्रतिनिधि बनने के बाद लोग लड्डू खाने में लग जाते हैं, लेकिन संघर्ष का रास्ता नहीं चुनते। ये मेरा नहीं है ये विषय, ये वहां की गरीब जनता का है जिसकी जेब में 100 रुपए नहीं है। कितने लोगों से क्यों? हमारा अगर राज्य बनेगा ना तो हमारे यहाँ रोजगार का सृजन होगा, हमारा प्रदेश होगा, हमारी पुलिस होगी, हमारी कोर्ट होगी, और हमारे लोग उसमें नौकरियों में लगेंगे।
हमारे क्षेत्र का मुख्यमंत्री होगा। चंबल से अभी तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिसकी बात कर रहा हूँ, कोई मुख्यमंत्री हमें नहीं मिला जिससे हमारे क्षेत्र की पीड़ा को समझता। हम जब हमारा बजट होगा, 2,79,000 करोड़ का बजट है मध्य प्रदेश सरकार का, वो बजट हमारे यहाँ होगा। चंबल में जब हमारा राज्य बनेगा, उत्तर प्रदेश का बजट 7.5 लाख करोड़ का है, राजस्थान का बजट 2.5 लाख करोड़ का है। क्या इनका 10% हिस्सा भी चंबल में आता है? चंबल को तो केवल बदनामी के अलावा कोई दूसरा सबब नहीं है। और उनमें इन्वेस्टर मीट की बात करो, मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं तर्क संगत कह रहा हूं। क्या चंबल के जिन जिलों का 21 जिलों का मैं नाम ले रहा हूं, किसी भी सरकार ने यहां कोई इन्वेस्टर मीट की है क्या? कोई उद्योगपतियों को आकर्षित किया है क्या? अच्छा, मेरा निवेदन, ग्वालियर में किया मुख्यमंत्री मेरा मोहन यादव जी। निवेदन सुनिए। जब हमारा नौजवान जो बेरोजगार है वो कहां जाता है? जिनके भाई सेना में ड्यूटी कर रहे हैं ना, सेना सीमा पे, भारत जब सोता है तब वो ड्यूटी करते हैं, और उनके भाई बेरोजगार हैं तो वो मजदूरी करने कहाँ जाते हैं? अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, अंकलेश्वर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, इन शहरों में जाकर के छोटी छोटी नौकरियां करते हैं, और जो सामान वहाँ बनाते हैं उसको 6 गुनी कीमत में हम खरीदते हैं। तो क्या अन्याय नहीं? दूसरा मेरा तर्क है कि सरकार इंडस्ट्री तो लगा रही, इंडस्ट्री कहाँ लगा रहे हैं आप? दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, पूना में, हैदराबाद में, सूरत में, बड़ौदा में, अंकलेश्वर में, अहमदाबाद में। क्या वो इंडस्ट्री आप जो लगा रहे हैं वो अच्छी ज़मीन पर लगा रहे हैं, उपजाऊ ज़मीन पे? मेरी चिंता ये भी है कि उपजाऊ ज़मीन पे जब आप इंडस्ट्री लगाएंगे तो कृषि का रकबा कम होगा, और कृषि का रकबा कम होगा, आबादी देश की बढ़ रही है, तो गल्ला कहाँ से लाएंगे आप? ठीक है, तो इससे बेहतर ये है कि हम लाखों हेक्टेयर जमीन जो चंबल और आसपास की नदियों में है, आसन में, क्वारी में, सिंध में, कूनों में, बेतवा में, आपके पुरा, नैया, अरिंद, पाणो, उटंगन, बनास, खारी, यमुना, चंबल, इन नदियों के जो बिहड़ है वहां उद्योग लगाएं तो हमारे नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और जो बेकार जमीन है उसका उपयोग भी होगा। रविंद्र भाई, मैं आपके पास आना चाहूंगा एक दूसरे विषय के साथ, क्योंकि आपने फिल्म देखी होगी धुरंधर, इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा है। फिल्म देखी है आपने? नहीं देखी? धुरंधर मैंने नहीं देखी, अभी नहीं देखी, लेकिन फिल्म आप देखिएगा। और उसमें एक डकैत है, रहमान डकैत, जिसके कैरेक्टर की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। तो आपको क्या ये लगा क्या कि इस वक्त फिल्म बहुत ज्यादा चर्चा में धुरंधर, और इसीलिए इस वक्त माहौल बना लीजिए और हम पान सिंह तोमर के पोते हैं, चर्चा में आ जाएंगे और पूरा देश जानने लगेगा? मेरा निवेदन ये है कि मुझे कोई जानने ये पहचानने है क्या, एक स्ट्रेटेजी है क्या? क्योंकि आप माइंडेड विधायक तो रहे हैं। जानने पहचानने की कोई लालसा नहीं है। हाँ। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जनता की तोमर सेवा। दादाजी को लाकर और चंबल राज्य की मांग करना, ये क्या है? ये तो आपने चर्चा की, रणनीति बन रही। मुझे लग रहा है एक माइंड गेम खेल रहे हैं आप कर रहे हैं दादाजी की। आप दादाजी के पोते हैं तो मैं आपने चर्चा की तो मैं तो अपने पुरखा का सम्मान करूंगा। हाँ। मैंने तो कोई कहा नहीं कि लेकिन पान सिंह तोमर के नाम को लेकर, लेकिन फिल्म ना मैं किसी कार्यक्रम में चर्चा करता हूं इस तरह की। हाँ। लेकिन मैं एक निवेदन कर रहा हूं चैनल के माध्यम से कि आप सबसे पहले डाकू बदमाश कहना बंद करें। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप केवल जो है बागी कहिए। ठीक है, अगर ये कहेंगे तो चंबल के लोगों का अपमान करेंगे। मेरे सवाल का आप एक जवाब पूछिए ना। फिल्म धुरंधर बहुत ज्यादा चर्चा में है, और पान सिंह तोमर तो शायद कोई देश का कोना ना होगा जहां पर उनकी चर्चा ना हो, देश का शायद कोना कोई बचा। बिल्कुल पूरे। लेकिन आपने समय ऐसा चुना कि पान सिंह तोमर का नाम लेके और जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि आपका परिचय तो मुझे देना होगा कि आप पान सिंह तोमर। तो 2012 में फिल्म बनी है ना, लेकिन फिल्म अभी धुरंधर है, अभी हम कर रहे हैं 25 में। हाँ, और रहमान डकैत की बहुत ज्यादा चर्चा है। नहीं, देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि धुरंधर तो मैंने नहीं देखी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चंबल के लोगों की आप तासीर समझिए। जो मैं कह रहा हूँ, जो नौजवान हमारी बात सुन रहा होगा, जो बुजुर्ग हमारी बात सुन रहा होगा, वो अपनी जगह से उछल रहा होगा, खुश हो रहा होगा कि पहली बार किसी ने मेरी बात कही है पूरे चंबल घाटी के अंदर। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि अभी तात्कालिक फायदा भी लोगों को हो सकता है। वहाँ तात्कालिक फायदा कैसे हो सकता है? सरकार उस पर ध्यान दे। कैसे हो सकता है? हमारे पास प्राकृतिक संपदा के रूप में जैसे छत्तीसगढ़ राज्य है, कोयला है, तांबा है, लोहा है, उससे उसका रेवेन्यू अप है क्योंकि खनन है वहाँ। मध्य प्रदेश का रेवेन्यू डाउन है, लेकिन चंबल में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारे पास बहुत बड़ी संपदा है प्राकृतिक, वो है नदियों का रेत। नदियों का रेत विधिवत तरीके से खोल करके सरकार वही रॉयल्टी वसूल करे, ना कि टेंडर प्रक्रिया से, और वहीं के लोगों को काम दे दिया जाए। तो जो नौजवान हमारे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पूना, हैदराबाद जाते हैं ना, अहमदाबाद जाते हैं, वो यही नौकरी करें, ट्रेन में चाय बेचते हैं,
वो अपनी मजबूरी का मतलब जो है कहीं ना कहीं मेहनत करके अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं और 2000 किलोमीटर जाते हैं। अगर वो यहीं नौकरी करेंगे तो काम मिलेगा। 100 ट्रैक्टर गांव में रखे हुए लोग, भैया बांटों में ज़मीनें नहीं बची, धंधा रोजगार नहीं है, तो वो क्या करते हैं, ज़मीनें बेच करके ट्रैक्टर की किस्त भर रहे। तो उससे अच्छा है कि अगर वहाँ रेत खोल दिया जाए विधिवत, जी। तो निश्चित रूप से काम मिलेगा। ये तात्कालिक फायदा हो सकता है। गौ अभ्यारण्य का मुद्दा भी मैंने उठाया। ठीक है रविंद्र जी, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, क्योंकि आपने एक अलग रेखा खींच दी है चंबल राज्य को लेकर। बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं कार्यक्रमों में। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, जिनके खिलाफ आपने चुनाव भी लड़ा है, नरेंद्र सिंह तोमर, और चंबल का इलाका ही उसे कह लीजिए गुना आसपास का इलाका हाँ, वो है, एक लगा ही- हुआ एक ही इलाका एक ही है। बेल्ट है। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में मंत्री हैं। ये दो बड़े नाम, इन्होंने कभी क्यों चर्चा नहीं की चंबल की? देखिए नरेंद्र सिंह, चर्चा सिर्फ कर रहे हैं रविंद्र सिंह भड़ौसा। देखिए रविंद्र सिंह भड़ौसा राजनीति रोजी रोटी नहीं मानता। हाँ, राजनीति को सेवा का माध्यम मैंने माना। और हमारी केंद्र में मोदी सरकार, राज्य में मोहन यादव की सरकार, लेकिन दो बड़े नेता नहीं कह रहे हैं कि चंबल का राज्य हमें चाहिए। भाई अगर उनको चिंता होती तो हम लोगों की ये स्थिति नहीं होती, हमारा नौजवान भटका ही नहीं रहा होता। राज्यसभा नरेंद्र सिंह जी का आपने नाम लिया, अब मैं तो नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन आपने नाम ले दिया तो मैं बता रहा हूँ मैं आपको। नाम इसलिए लूंगा क्योंकि आपने उनके खिलाफ चुनाव नहीं, लड़ा। मैं बता रहा हूँ आपको, नरेंद्र और सिंह आप तोमर वो उस नाम सीट है। से चर्चा में रहते हैं, दिमनी विधानसभा, जहां से आप विधायक रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर वो नाम है जो इतिहास, ये मैं नहीं कह रहा हूं, चंबल ग्वालियर का एक एक व्यक्ति कह रहा है। क्यों कि किसी व्यक्ति से आप प्रश्न कर लो कि उन्होंने इतना बड़ा उनको पद मिला, केंद्र में मंत्री थे, उससे पहले 14 में सरकार बनी तो 5 डिपार्टमेंट थे उनके पास। मोदी सरकार के नवरत्नों में से वो थे। और मोदी सरकार जब गठित हुई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो उस समय जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में उसका संचालन नरेंद्र सिंह तोमर ने किया था। श्रम, उद्योग, खनन, इस्पात, वो डिपार्टमेंट थे। हमारे चंबल के किसी भी नौजवान से पूछ लो, एक नौजवान को उन्होंने जॉब में नहीं, कहीं रोजगार से नहीं लगा पाया। और कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया जिससे नरेंद्र सिंह तोमर को लोग याद रखें। एक लाइन उन्होंने में अपना विकास तो किया, लेकिन चंबल के लोगों का, ग्वालियर चंबल के लोगों का कोई विकास नहीं हुआ। एक लाइन रहा में सवाल, एक लाइन में नरेंद्र सिंह तोमर के लिए क्या कहेंगे? बड़ा नाम है मध्य प्रदेश की राजनीति में, वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं। देखिए एक लाइन में बताइए। देखिए मैं बताऊं, अब हम लोग इस रूप में नहीं रहे। अच्छी बातें बता दीजिए। नहीं, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं उनके लिए बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन केवल नाम को लेकर के हम क्या करें उसको? नाम तो हमारा बहुत है। हम दिल्ली के शासक थे, हमारा 1100 वर्ष पहले शासन था दिल्ली में। महाराजा नंगपाल सिंह तोमर यहाँ के राजा थे। हमारा शासन हस्तिनापुर में था। हम दुनिया के शासक थे। जापान, जर्मनी, इटली, अमेरिका, सब जगह हमारे शासन में था। और मैं बता दूं आपको, हिंदुस्तान की पहचान ही हमारे वंश से है। अगर भारतवर्ष कहीं जाना जाता है तो शकुंतला और दुष्यंत से उत्पन्न संतान जिसका नाम भरत था, शेर के दांत बचपन में गिनते थे, उनका नाम था भरत, उसी नाम से भारतवर्ष जाना गया। फिर और जाइए पीछे, तो दुनिया में गृह युद्ध होगा, विश्व युद्ध होगा, लेकिन धर्म युद्ध हुआ तो केवल इसी वंश में हुआ, तोमर वंश में। और भगवान श्री कृष्ण ने उस स्वयं रथा अर्जुन का, तो नाम तो बहुत है। लेकिन आज आवश्यकता क्या है? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। रविंद्र जी, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। एक लाइन में, और मैं ये कहूंगा रैपिड फायर में, नरेंद्र सिंह तोमर के लिए आप क्या कहेंगे? नरेंद्र सिंह तोमर से कभी बातचीत हुई है, फोन पर बातचीत हुई है कि नहीं? रविंद्र भाई कैसे हैं? मैं 2009 में तो वो हमें साथ ले गए थे अपने, ठीक है, भाजपा में। क्या ऐसी बिगड़ी, क्या ऐसी देखिए बातचीत बिगड़ी हुई कुछ नहीं, कि- उन्होंने कमिटमेंट किया था कि हम टिकट देंगे, नहीं दिया। नहीं दिया तो कांग्रेस ने बुला के दे दिया। हमने लोगों से पूछा हाँ। कि बताइए क्या कर रहे हो? बोले आप तो चुनाव लड़ो, कैसे भी लड़ो। लड़ा और वो चुनाव भी बहुत टक्कर का हुआ। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर को हमेशा ये लगता रहा कि रविंद्र सिंह दूसरा पौधा कहीं तैयार नहीं हो जाए, क्योंकि उनको लगता था कि हम भी तोमर, वो भी तोमर, दूसरा तोमर तैयार हो जाएगा तो हमें कौन सुनेगा। क्योंकि परमात्मा वृंदावन बिहारी लाल ने हमें बोलने की भी क्षमता दी है, मेहनत करने की सीख दी है हमको, जमीन पे लोगों के लिए लड़ने की शिक्षा दी। मैं विधायक था, अभी वो विधायक है दिमनी में। आप मेरे से मत पूछो, वहाँ की जनता से पूछो। उन्होंने चुनाव कैसे लड़ा, ये कह के लड़ा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, लोगों को भ्रमित किया। और जब मैं विधायक था तो मैं जनता दरबार लगाता था वहाँ। हर सप्ताह में संडे के दिन हमारा बड़ेगांव जो फार्म हाउस है, वहाँ जनता दरबार लगता था। और गरीब जनता, कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, ब्राह्मण से लेके वाल्मीकि तक, सब अपनी समस्या लेके आते, तो मैं हल करता था जितना मेरी यथाशक्ति थी। और लोग कहते थे कि ऐसा विधायक ना हुआ ना होगा रविंद्र सिंह तोमर भड़ौसा जैसा।
और आज नरेंद्र सिंह जी को लोग ढूंढने को तरस रहे, उनकी जेब में पैसा नहीं है कि वो जो- ग्वालियर तक जाएं, वो बातचीत- ढूंढने से नहीं मिलते। बातचीत हुई नरेंद्र सिंह तोमर से? कब से बातचीत नहीं, हुई? मेरी कोई बातचीत नहीं है। कितने सालों से? क्या है कि मेरी बातचीत इसलिए नहीं है कि वो हमें लायक नहीं करते, हम उन्हें लायक नहीं करते। ठीक है। तो बातचीत काहे की होगी? ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए क्या कहेंगे? केंद्र मंत्री हैं, पहले आपके साथ काम करे, कांग्रेस में लंबे समय तक रहे, लेकिन अचानक से आप लोगों को धोखा दे गए और मोदी सरकार में शामिल हो गए, बीजेपी में शामिल हो गए। क्या कहेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए? देखिए, राजनीति में रहना, महत्वाकांक्षा होना स्वाभाविक है, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा इस स्तर की है कि इस जो मध्य प्रदेश में जो घटनाक्रम हुआ उठे, उसे अगर 1857 से जोड़ दिया जाए तो कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि उस समय भी घटनाक्रम वही हुआ रानी झांसी के साथ। तो मैं समझता हूं कि लोग, उसमें अच्छी खासी सरकार चल रही थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे और कोई कारण नहीं था अकारण। लोगों का तो अब तरह तरह की बातें करते हैं, क्योंकि जीता वही सिकंदर। अब कांग्रेस की सरकार तो है नहीं जी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की वाहवाही तो इसलिए करेंगे, भाई सत्ता में है। कुछ लोग स्वाभाविक करेंगे, कुछ वैसे करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि चंबल क्षेत्र पे ध्यान किसी ने नहीं दिया। चंबल क्षेत्र पे यदि ध्यान दिया होता तो आज स्थिति ये नहीं होती कि हमारे नौजवान ट्रेनों में चाय बेचते, हमारे नौजवान दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पूना, हैदराबाद, सूरत, बड़ौदा, अंकलेश्वर, अहमदाबाद जाकर के छोटी छोटी नौकरियां ठीक है, करते, मजदूरी करते, बहुत जल्दी वो से- यही काम करते, यही रोजगार मिलता उनको। अब मैं एक बात और कहूंगा, जो हमने 5 मुद्दे जो उठाए हैं उसमें एक तो राज्य का मुद्दा है, चंबल राज्य का। दूसरा मुद्दा हमारा है तात्कालिक फायदा हो सकता है, नदियों का रेत खोल दिया जाए। तीसरा मुद्दा है इंडस्ट्रियल का, उद्योग नीति वहां आए ताकि नौजवानों को काम मिले और उस क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा स्वाभाविक रूप से आएगी जब हमारे यहाँ रोजगार उद्योग होगा, क्योंकि लोग हमारे यहाँ व्यापार से जुड़ेंगे। और हमारा जो व्यापारी जो है, जो पलायन कर जाता है चंबल क्षेत्र से, वो भी रुकेगा। वो क्यों रुकेगा कि जब उसको वहां इंडस्ट्री लगाने का अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से क्यों बाहर जाएगा वो। और अगली जो मांग है वो है गौ अभ्यारण्य की। जैसे चीता सफारी बनी कूनो पालपुर में, 748 वर्ग किलोमीटर एरिया है कूनो पालपुर में जो चीता सफारी है। इसी तर्ज पे इटावा में लॉयन सफारी है। इसी तर्ज पे गौ सफारी बनाने की आवश्यकता है। मैं उसके पीछे तर्क देता हूं बहुत मजबूत। गौशाला लगातार खर्च करने वाली व्यवस्था है। लगातार जब खर्च किसी प्रोजेक्ट में होता है तो चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, उसको चलाना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन गौशाला से काम नहीं हो रहा है। लाखों गौएं सड़कों पे हैं। ठीक। किसान के पास, हमारे चंबल घाटी में 2 बीघा 4 बीघा जमीनें बची लोगों के पास, खेतों में कोई तो भूमिहीन हो गए। तो वो जमीन यदि गौ माता उस खेत में 10, 20, 50 की संख्या में घुस गई तो उसका तो खेत साफ हो जाएगा। अब वो बच्चों को क्या खिलाएगा? कोई नौकरी तो है नहीं, धंधा है नहीं, रोजगार है नहीं। तो हमारा कहना यह है कि गौ सफारी यानी काऊ सफारी बननी चाहिए, गौ अभ्यारण्य। अभ्यारण्य से क्या होगा कि 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, लॉन्ग टाइम उससे रेवेन्यू मिलेगा। गौ माता का दूध उत्पादन बढ़ेगा, कंपोस्ट की खाद मिलेगी, गोबर की खाद, और उससे लगातार जो कर्मचारी उसमें रहेंगे वो उनका अच्छे खासे उससे तनख्वाह दी जा सकती है। और ये गौशाला की जो योजना है वो सक्सेसफुल नहीं है। गौ माता भी सड़कों पे डोल रही है, तमाम मर जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। और जहाँ 33 कोट देवताओं का निवास है गौ माता में, वो गौ माता भटक रही है। भगवान कृष्ण की प्रिय है गौ माता और वो धरती है कृष्ण की। वहाँ गौ माता की चिंता करना जरूरी है। और जब ये गौ अभ्यारण्य बनेगा चंबल में तो हम समझते हैं कि चंबल के लोगों की जो कुख्यात छवि कर देगी वो विख्यात होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। रविंद्र सिंह भिड़ौसा हमारे साथ जुड़े। नमस्कार सभी दर्शकों को। मध्य प्रदेश की दिमनी विधानसभा से पूर्व विधायक हैं और दूसरा परिचय उनका जो मैंने पहले भी दिया चर्चा की शुरुआत में कि पान सिंह तोमर के पोते हैं, जो एक अलग तरीके से एक अलग मंच बनाकर चंबल की लड़ाई लड़ रहे हैं और चंबल राज्य को बनाने की मांग कर रहे हैं। राज्य का दर्जा दिया जाए, चंबल के साथ साथ अलग अलग जिलों को जोड़कर एक राज्य चंबल को बना दिया जाए, ये उनकी मांग है। बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, आप नमस्कार, हमारे साथ जुड़े और बातचीत करने सभी के लिए। दर्शकों का नमस्कार। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस का डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म।